हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वाई पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल साइंस फुल सिलेबस इन सिंगल वीडियो फॉर CUET 2022। जिन भी एस्पायरेंट्स ने CUET के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया है एज अ डोमेन सब्जेक्ट, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने फुल सिलेबस को कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे सिलेबस को, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एबल रहोगे 15 to 20 क्वेश्चंस ऑप्ट करने के लिए। और अगर आप 15 से 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए एबल रहते हो केवल इस वीडियो को देख करके, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने के लिए जो मैंने एफ़र्ट किया है वो सार्थक रही है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का वाई पॉलिटिकल में। तो जैसे कि हमने अपने पहले पार्ट में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया था डिटेल में, तो हम वहीं से अपने अगले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, जो कि है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में आज़ादी के बाद हमने प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत की थी, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया मार्च 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो आपका सेटअप किया गया था, ये एक सिंपल रिजोल्यूशन के थ्रू सेटअप किया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा द्वारा नहीं की गई थी। इसीलिए प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम था एडवाइस देना, एडवाइजरी रोल था, और इसकी रिकमेंडेशंस कब इफेक्टिव होती थी? जब इसे यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दिया जाता था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो सबसे पहली प्रेरणा मिली थी इसे USSR से, मीन्स सोवियत संघ से। सोवियत संघ ने 1919 से अपने यहाँ पे प्लान डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। उसी से प्रेरणा लेकर इंडिया ने भी प्लानिंग करना स्टार्ट किया था। ये तो हो गई आपका पहला इंस्पिरेशन। और दूसरा इंस्पिरेशन था आपका बॉम्बे प्लान। 1944 में कुछ बड़े उद्योगपतियों ने मिल करके एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने एक प्रपोजल पास किया कि इंडिया में प्लान इकोनॉमी सेटअप करनी चाहिए, एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करनी चाहिए। और ये जो उनकी मीटिंग थी ये बॉम्बे में हुई थी, इसीलिए इस प्लान को क्या कहा गया? बॉम्बे प्लान। तो 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। ठीक है, बिल्कुल से याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे डिफरेंट प्लान्स और उनके पीरियड्स कब कब रहे हैं। आपको दिख रहा है कि 66 to 69 के बीच 3 साल का गैप है, तो ये गैप आप लोग याद रखिएगा। और 78 to 80 के बीच 3 साल का गैप है, इसको कहा जाता है रोलिंग प्लान, जिसमें जनता गवर्नमेंट ने 3 सालों के लिए मीन्स हर साल एक रोलिंग प्लान लाया था। ठीक है, और इसके बाद आप सभी में 5-5 साल जोड़ते चले जाओगे, तो आपको सारे 5 ईयर प्लान्स के पीरियड्स आसानी से आप उसको याद रख सकते हो। और जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था वो था 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 2012। और इसके बाद हमारा 12th 5 ईयर प्लान था 2012 to 2017। ठीक है, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, और 2017 में नीति आयोग की स्थापना के साथ इन पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर आगे आते हैं इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस बाकी देशों के साथ कैसे रहे हैं, तो आइए जानते हैं। बात आती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 51, जो कि हमारे DPSP पार्ट का एक DPSP के पार्ट में आता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसमें दिया गया है कि हमारा स्टेट प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, मीन्स आर्टिकल 51 प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, और ये पार्ट किसका है? DPSP का है। फिर सेकेंड जो हमारा प्रिंसिपल आता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला था US कैम्प, दूसरा था USSR कैम्प। US ने नाटो का क्रिएशन किया था, USSR ने वार्सा पैक्ट के थ्रू अपने अलायंसेस को एकजुट रखा था। ठीक है, बट इंडिया इन दोनों ग्रुप से अलग रहते हुए अपनी एक इंडिपेंडेंट
फॉरेन पॉलिसी को प्ले आउट कर रहा था। इसी पॉलिसी को कहा गया है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। फिर बात आती है एफ्रो एशियन यूनिटी की। नेहरू ने बहुत ही बड़े लेवल पे इस चीज़ की एडवोकेसी की थी कि अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज़ के बीच में यूनिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था इंडोनेशियन सिटी बांडुंग में 1955 में, जिसको कहा जाता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस। इस डेट को, इस सिटी को बिल्कुल याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस से बाद में इंस्पिरेशन ले करके नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की जाती है, जिसका पहला समिट बेलग्रेड में 1961 में होता है। नेहरू, मार्शल टीटो और मोहम्मद नासिर, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, ये सभी नाम के फेमस फाउंडर्स थे, ठीक है। फिर बात आती है इंडिया के चाइना के साथ किस तरीके के रिलेशंस रहे हैं। तो चाइनीज़ रिवॉल्यूशन 1949 के बाद चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है माओ जेडोंग के लीडरशिप में, जिसको इंडिया उन कंट्रीज में शामिल था जिन्होंने इसको रिकॉग्निशन प्रदान की थी, ठीक है। फिर बात आती है पंचशील सिद्धांतों की, जो कि नेहरू और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जाओ वेनलाई के बीच 1954 में 29 अप्रैल 1954 में साइन हुई थी, ठीक है। बट जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना ने इंडिया पे 1962 में अक्टूबर के महीने में हमला करके इस पंचशील सिद्धांत का वायलेशन किया था। चाइना ने भले ही इस सिद्धांत को छोड़ दिया हो, बट पंचशील सिद्धांत अभी भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही मेजर पार्ट है, एक कोर प्रिंसिपल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। चाइना ने 1950 में तिब्बत पे हमला किया था और उस समय जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, वो भाग कर इंडिया में आए थे इन 1959। आप सभी को पता होगा कुछ दिनों पहले दलाई लामा जी का बर्थडे भी था और इंडियन गवर्नमेंट ने उनके बर्थडे को सेलिब्रेट भी किया था। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ट्वीट भी किया था, जिससे चाइना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी था कि आखिर हमारे एक जिस एरिया पे हमने कब्जा कर लिया है, आखिर वहाँ के लोगों को क्यों इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ठीक है। और ये जब हमला हुआ था चाइना द्वारा तिब्बत पे, ठीक है, और तो उस समय क्या था, सोवियत यूनियन क्या था, न्यूट्रल था। उसने न इंडिया का पक्ष लिया न चाइना का पक्ष लिया, ठीक है। इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं, बट आप ये ज़रूर से याद रखिए कि उसका स्टैंस क्या था उस मोमेंट पे। उस समय डिफेंस मिनिस्टर क्या कौन थे, वी.के. मेनन, ठीक है। फिर अगला हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध हमेशा से ही नोक झोंक वाले ज़्यादा रहे हैं। आज़ादी के समय ही कश्मीर में कबायलियों को भेज करके जंग की शुरुआत हो चुकी थी, ये एक फुल फ्लेज वॉर नहीं थी, ठीक है। फिर एक दूसरा डिस्प्यूट आता है सिंधु घाटी, जो आपकी सिंधु रिवर सिस्टम है, रावी, चेनाब, झेलम, इन सभी के वाटर को किस तरीके से एलोकेट किया जाए, किस तरीके से उनका बंटवारा किया जाए, इस पर एक बहस होती है, एक डिस्प्यूट होता है, जिसको कि वर्ल्ड बैंक द्वारा सुलझाया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी के द्वारा, जो कि साइन किया गया था नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में इन 1960। फिर अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के रण में इंडिया के खिलाफ एक वॉर की घोषणा की और सभी को पता है कि इसमें पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, जिसको कि सोवियत यूनियन ने मध्यस्थता करके किया था 1966 में। फिर हमारा अगला पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसको कि ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था, उसको 1971 में इंडियन आर्मी ने इंडिपेंडेंस दिलवाई, ठीक है। और उस समय ईस्ट पाकिस्तान में जो मेन लीडर थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी अवामी लीग के नेतृत्व में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। फिर बात आती है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है और इस न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ इंडिया की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो आइए जानते हैं। तो पहली बार इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था मई 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम, ठीक है। कम्युनिस्ट चाइना
जो हमारा चाइना है ये 1964 में ही न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था और न्यूक्लियर पावर बन चुका था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि अगर हमारा एक पड़ोसी देश न्यूक्लियर पावर युक्त हो चुका है तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर पावरफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। इसीलिए इंडिया को भी खुद को न्यूक्लियर इक्विप्ड करना पड़ा। बट अलग अलग कंट्रीज ने, जितने भी आपके सुपर पावर्स हैं, जितने भी आपके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन्होंने अलग अलग ट्रीटीज़ लाने की कोशिश की ताकि ये जो न्यूक्लियर वॉर चल रहा है इसको रोका जा सके, जिसके लिए आया NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इन 1968। तो इस ट्रीटी की मेन बात ये थी कि जिन भी कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली है वो तो न्यूक्लियर पावर को अपने पास रखेंगी, बट फ्यूचर में कोई भी दूसरी कंट्री न्यूक्लियर पावर को पोजेस नहीं कर पाएगी। ऐसा हम लोग, अगर किसी भी कंट्री ने आगे न्यूक्लियर पावर को हासिल करने की कोशिश की तो ये जितने भी देश हैं ये मिल करके क्या करेंगे, उसके ऊपर बैन लगा देंगे। तो सिंपली इंडिया ने इस पर साइन करने से रिफ्यूज़ किया। इंडिया ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर ट्रीटी है। ठीक है। इसी के बाद इसी से मिलती जुलती एक ट्रीटी आती है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इन 1995। इसके भी शर्तें NPT से मिलती जुलती थी, इसलिए इंडिया ने इसको भी साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो इंडिया के बेसिकली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या, इसको क्लैरिफाई किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब उन्होंने पोखरण टेस्ट 1998 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इंडिया नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में बिलीव करता है। इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, जब तक उसको खुद खतरा नहीं होगा वो किसी भी देश पे हमला नहीं करेगा। ठीक है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चैलेंज टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस आए नेहरू के डेथ के बाद, कौन कौन से नए नए प्राइम मिनिस्टर बने, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो नेहरू के डेथ के बाद शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनका टेन्योर रहता है 1964 टू 1966। इनका स्लोगन जय जवान जय किसान बहुत फेमस है, सभी को पता है। और 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट के बाद उनकी USSR में हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। उनका टेन्योर 1966 टू 1977 और फिर 1980 टू 1984 तक रहता है। ये जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी 1958 में। फिर इनके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो इन्होंने लिए थे वो ये थे, गरीबी हटाओ का स्लोगन बहुत ही फेमस हुआ था, इसको याद रखिएगा। 1971 इंडो पाक वॉर, इनकी बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है। फिर इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रीवी पर्स को एबॉलिश करना, जो भी आपके राजा रजवाड़े होते थे उनको कुछ पेंशन्स दिए जाते थे ताकि वो अपने राजबाट, जो उनके ठाट बाट थे, जो उनके महल के खर्चे थे, घोड़े गाड़ी के खर्चे थे, इन सभी के लिए उनको एक अच्छी खासी रकम प्रोवाइड की जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, ख़त्म कर दिया। बैंकों के नेशनलाइजेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया, न्यूक्लियर टेस्ट किए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को उन्होंने पास करवाया। तो ये सारे उनके कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव थे। फिर 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि सिख समुदाय द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रति, ब्लू स्टार की वजह से उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश था, इसलिए उनके बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। फिर बात आती है कांग्रेस सिंडिकेट एंड ग्रैंड अलायंस की। तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, जिनमें से एक गुट था जो कि इंदिरा गांधी को अपना लीडर नहीं मानता था, और इस ग्रुप के जो लीडर थे वो थे के कामराज। तो ये जो पार्ट था उनके पार्टी के जो अंदरूनी गुट था, इसी को कहा गया कांग्रेस सिंडिकेट। ठीक है। फिर बात आती है ग्रैंड अलायंस की। तो कांग्रेस नेशनल लेवल पे एक बहुत ही बड़ी पार्टी थी, तो वे सभी पार्टियां जो कि नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस की पार्टीज़ थीं, जो भी रीजनल पार्टीज़ थीं, उन सभी ने मिल कर के एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश की ताकि जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उनमें वो अपने कैंडिडेट को जिता करके कांग्रेस के डोमिनेंस को कम कर सकें। तो ये जो अलायंस बना इसको क्या कहा गया, ग्रैंड अलायंस। ठीक है।
फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इसमें सबसे पहले बात आती है जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट, ठीक है, मीन्स एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस आता है आपका केशवानंद भारती केस। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी पार्लियामेंट है, मीन्स जो हमारी लेजिस्लेचर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, बट वो उसमें ऐसे चेंजेस नहीं ला सकती है जो कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो। मतलब पार्लियामेंट बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कोई भी लॉ लाया जाता है तो जुडिशरी उसको नलीफाई कर देगी, उसको निरस्त कर देगी। तो ये था केशवानंद भारती केस 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बिल्कुल से याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। जेपी जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन की मांग की थी, मतलब कि लोग सड़कों पे निकल आएँ और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। तो इसीलिए 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन किया कि इस टोटल रिवॉल्यूशन की वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, अराजकता फैल सकती है। इसीलिए उसने आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए इमरजेंसी की डिक्लेरेशन कर दी। और इसका रिजल्ट आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया, ठीक है। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अलग अलग रीजन्स हैं इंडिया के, उनके कुछ अपने अपने मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं। तो इन सभी को हम पार्ट्स में करते हुए जानेंगे। तो जो हमारा सबसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। तो इस एरिया में आपके टोटल 7 स्टेट्स हैं जिनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स, ठीक है। तो पूछा जाए 7 सिस्टर्स तो ये क्या हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं इन्हीं को कहा जाता है 7 सिस्टर्स, जो कि हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। तो जब हमारा देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस समय बेसिकली 2 राज्य ही इस समय इस्टेब्लिश थे। एक था आसाम और दूसरा था आपका नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। फिर इन्हीं 2 स्टेट्स में से पार्ट्स करते हुए अलग अलग स्टेट्स बनते चले गए, जिसमें सबसे पहले नागालैंड का क्रिएशन होता है इन 1960। फिर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एक अलग स्टेट बनते हैं इन 1972। फिर 1986 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अलग स्टेट्स बन के आते हैं, ठीक है। तो कब कब ये क्रिएट हुए इसको बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नागालैंड को स्टेटहुड कब मिला, मेघालय को स्टेटहुड कब मिला, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कब बना, तो बिल्कुल से इसको याद कर लीजिएगा। 1 मिनट की इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ को याद करने में आपका लाइफ चेंज कर सकती है। आपको मनचाहा कॉलेज मिल सकता है, मनचाहा कैरियर मिल सकता है, और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए भी ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। तो अभी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और फिर हमेशा के लिए आप इसका लाभ उठाइए। फिर जब बात आती है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो इनके बेसिकली 3 इशूज़ हैं। पहला डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, दूसरा मूवमेंट्स फॉर सेसेशन और तीसरा अपोजिशन टू आउटसाइडर्स। ये 3 इशूज़ इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। फिर आती है बात गोवा लिबरलाइजेशन की। 1947 में अंग्रेज़ों ने तो भारत को छोड़ दिया था, आज़ाद कर दिया था, बट जब बात आती है गोवा, दीव और दमन इस क्षेत्र की, तो इस पर जो हमारे पुर्तगाली जितने भी कब्जाई थे उन्होंने इस एरिया को नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि हम इन एरियाज़ को कभी भी लिबरेट नहीं होने देंगे। बट 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी भेजकर गोवा, दीव और दमन को लिबरेट कराया और इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग रीजन्स थे। जितने भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, इन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। फिर यहाँ पे आपको दिख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, अलग अलग इश्यूज़ दिख रहे हैं और कुछ आपको स्टेट्स दिख रहे हैं। तो आपका काम ये है कि हर स्टेट से रिलेटेड कौन से आपके इश्यूज़ डोमिनेंट रहे हैं, इसको आप लोग एक बार सर्च करिए, थोड़ा सा आप इस पर टाइम दीजिए, ठीक है।
और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए, ठीक है। फिर बात आती है राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स। सोसाइटी में अलग अलग मूवमेंट्स हुए, कुछ रिफॉर्म्स के लिए हुए। तो आइए, जिस हमारा सबसे पहला मूवमेंट आता है वो आता है चिपको मूवमेंट। नाम से ही आपको दिख रहा है चिपकना। तो इस मूवमेंट की खासियत ये है कि लोगों ने पेड़ों से चिपक करके गवर्नमेंट को बाध्य किया कि पेड़ों को बिना मतलब का न काटा जाए। आप एनवायरनमेंट को, सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन इस मूवमेंट से निकल के आता है वो है इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इसको प्रोटेक्ट बिना किए आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं पा सकते हो, अचीव नहीं कर सकते हो। इस मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी। इन 3 नामों को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन 3 नामों को याद कर लीजिएगा। और ये जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत हुई थी चमोली उत्तराखंड से, ठीक है। फिर अगला जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है दलित पैंथर्स। ये दलित युवाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि महाराष्ट्र में 1972 में क्रिएशन किया गया था दलितों के मुद्दों को लेकर के, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन और किस स्टेट में इसका क्रिएशन हुआ था इसको आप लोग बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। फिर अगला आपका एक यूनियन आती है भारतीय किसान यूनियन। जनवरी 1988 में लगभग 20,000 किसानों ने मेरठ उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी रेट के बढ़ने पे प्रोटेस्ट किया था। और इस प्रोटेस्ट का जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था वो था भारतीय किसान यूनियन, BKU। अभी पिछले साल आप लोगों ने देखा था दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो आपके लीडर थे राकेश टिकैत, आप लोगों ने नाम उनका देखा होगा। तो उन्हीं के जो पिताजी थे उन्होंने ही इस भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की थी और वो इसके एक मेन लीडर थे, ठीक है। तो जो अभी रिसेंट में हमने किसान आंदोलन देखा उसमें भी भारतीय किसान यूनियन का एक बहुत ही मेजर रोल रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट यूनियन है, इसको याद रखिएगा। फिर दूसरा आता है एंटी अरक मूवमेंट। एंटी अरक मूवमेंट ये क्या है? आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने अपने घर के पास में अल्कोहल बेचने पर बैन की मांग को लेकर के एक प्रोटेस्ट किया था। उनका कहना था कि हमारे घरों के आसपास अल्कोहल बिकने से हमारे घर के बच्चे और जो हमारे घर के युवक हैं उनके स्वास्थ्य को और बाकी चीज़ों को ये प्रभावित कर रहा है। तो जितनी भी अल्कोहल की दुकानें थी उनको बैन किया जाए, उनको बंद किया जाए, इस चीज़ का प्रोटेस्ट था। और इसको क्या नाम दिया गया? एंटी अरक मूवमेंट। तो सिंपल सी बात है, एंटी अरक मूवमेंट क्या है? बैन ऑन दी सेल ऑफ अल्कोहल। कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में। फिर अगला आंदोलन है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। गवर्नमेंट ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो कि 30 बड़े डैमों को मिला करके, जिसमें 135 मीडियम साइज और 3000 स्मॉल डैम्स थे, ठीक है। तो ये जितने भी डैम्स थे ये एक बहुत ही बड़े एरिया को कवर कर रहे थे और इस डैम से बहुत से जंगल के एरिया डूबने का खतरा हो रहा था। तो इसीलिए लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे नर्मदा नदी के प्रवाह में कमी आएगी, लोगों को अपने घरों को छोड़ के भागना पड़ेगा। तो इसीलिए इस आंदोलन को चलाया गया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। फिर जो अपना अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है वो है मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप सभी को पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो कि 2005 में पास किया गया था। तो ये गवर्नमेंट ने खुद से पास नहीं किया था, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट चलाया गया था जिसकी शुरुआत 1990 में हो चुकी थी, जिसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। किस राज्य में? राजस्थान में। इस मूवमेंट का इनिशिएटिव ये था कि गवर्नमेंट्स अगर कोई भी प्लानिंग और स्कीम को इनिशिएट कर रही है तो वो प्लानिंग या वो स्कीम कहाँ तक पहुँच चुकी है इसकी इन्फॉर्मेशन लेना एक सिटीजन का राइट है। उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आखिर प्लानिंग
जो भी चल रही है या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या जिस भी मदों पे खर्चे हो रहे हैं, आखिर वो कहाँ पे खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस मूवमेंट का रिजल्ट सबको पता है, 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास होता है और अब आप एक सिंपल सी नॉमिनल फ़ीस के थ्रू आप किसी भी ऑफिस से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मूवमेंट्स थे। फिर अगला हमारा टॉपिक है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो देखा जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे, तो जो सबसे क्रूशियल डेवलपमेंट था वो ये था कि 1989 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। जो कांग्रेस पार्टी 415 सीट्स पाई थी लोकसभा इलेक्शंस में 1984, वो घट के कितने पहुंच गई, 197 पे। फिर इसी बीच एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, वो आता है मंडल इशू, जो कि ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो मंडल इशू किससे रिलेटेड है, ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। फिर जो अगला एक डिस्प्यूट इस एरा में आता है वो आता है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से रिलेटेड, जो कब हुआ था, दिसंबर 1992 को। फिर जो अगला हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक इशू रहता है इस समय का, वो ये रहता है कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। श्रीलंका में एक ग्रुप है जिसका नाम है LTTE, लिबरेशन तमिल टाइगर्स इलम। इस ग्रुप ने ही राजीव गांधी की हत्या की थी और इस वजह से कांग्रेस की लीडरशिप एक तरीके से हिल चुकी थी। उसके जितने भी बड़े लीडर्स थे वो क्या हो चुके थे, उनकी हत्या हो चुकी थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, उनके क्या क्या, कांग्रेस में क्या क्या चीज़ें हुई। तो अब जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो सिंपल सी बात है, कोल्ड वॉर एरा की जब बात आती है तो ये कब होता है, आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो सुपर पावर्स का डोमिनेंस बचता है। पहला रहता है USA और दूसरा रहता है आपका सोवियत यूनियन, USSR। इन्हीं दो पोल्स के बीच में पूरे वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो बात आती है कोल्ड वॉर है क्या। कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन है, टेंशन है और सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन है बिटवीन US एंड सोवियत यूनियन। इसका मतलब ये है कि कोल्ड वॉर में डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, बट ये डायरेक्ट वॉर से भी ज़्यादा इंटेंस था। इसमें आर्म्स स्ट्रगल थे, कंपटीशन था अपने अपने ब्लॉक्स को और भी ज़्यादा डेवलप करके दिखाने की, दूसरे को हराने की। ठीक है, इनमें जो कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट आपके इंसिडेंट्स होते हैं, उनमें एक आता है आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या है जानते हैं। 1962 में निकिता क्रुश्चेव, जो कि सोवियत यूनियन के लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए 1962 में उन्होंने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स को रिप्लेस करने की बात की। बट जो आपका क्यूबा है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, इसलिए एक अमेरिका के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन जाता। इसीलिए जो आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने USSR को, सोवियत संघ को ये चेतावनी दी कि अगर उसने अपने मिसाइल्स को क्यूबा भेजा तो अमेरिका डायरेक्ट वॉर के लिए बाध्य हो जाएगा, उसको USSR पे हमला करना पड़ेगा, क्यूबा पे हमला करना पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डिस्कशंस होती हैं और फिर USSR ने ये जो आपका शिपमेंट था क्यूबा के लिए, इसको डिले कर दिया, डिसमिस कर दिया। इस तरीके से हमारा ये जो डिस्प्यूट था वो बच गया। फिर इसके बाद बात आती है नाटो की। नाटो का क्रिएशन होता है अप्रैल 1949 में USA द्वारा अपने कैपिटलिस्ट ब्लॉक के कंट्रीज़ के सिक्योरिटी दिलाने के लिए। फिर इसके अपोजिशन में सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट का क्रिएशन किया इन 1955 में। ये दोनों मिलिट्री अलायंसेस थी। ठीक है, फिर इसी का एक्सटेंड करते हुए ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ के लिए US ने एक सिस्टम लाया जिसको कहा गया सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट कुछ कंट्रीज़ अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ थी, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, मिस्र हो गया,
इन कंट्रीज ने इन दोनों ब्लॉक्स में ही जुड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी ब्लॉक में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि हम क्या रहेंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे। और इस मूवमेंट को कहा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये आपके साथ कुछ टाइमलाइंस दी हुई हैं कोल्ड वॉर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्रोनोलॉजी क्या रही है कोल्ड वॉर की। तो 1947 में अमेरिका का प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन, जो कि कम्युनिज्म को रोकने से रिलेटेड थी, कहा जाता है कि इसी के बाद से कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है। फिर 1947 में यूएस द्वारा मार्शल प्लान लाया जाता है, जिसका मकसद था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्षतिग्रस्त हुए, डैमेज हुए यूरोप को कुछ कंपेंसेशन दिया जाए, कुछ एड्स प्रोवाइड किया जाए। इसका बेसिकली मकसद ये था कि यूरोपियन कंट्रीज़ को यूएस से अपने पाले में ला सके। ठीक है। इससे क्या होता है, इस कंपटीशन के वजह से सोवियत यूनियन अपने जितने भी सपोर्टिंग कंट्री रहती है उनके लिए भी वो सपोर्ट सिस्टम लाता है और इस तरीके से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर 1950 का कोरियन वॉर है, जिसने कोरिया को दो पार्ट्स में बांट दिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। उनके बीच की डिवाइड लाइन को क्या बोला जाता है, 38 पैरेलल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1954 फॉर्मेशन ऑफ सीटो, डिवीजन ऑफ वियतनाम और चाइना के बीच का जो बाउंड्री उसको क्या बोला जाता है, 17th पैरेलल। साइनिंग ऑफ द जेनेवा रिकॉर्ड्स, जेनेवा कन्वेंशन, आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है। फिर 1954 में अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया। 1955 साइनिंग ऑफ बगदाद पैक्ट, जिसको बाद में क्या कहा गया, सेंटो। ठीक है। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये अगली आपकी सारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है, जिसमें 1990 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 1989 फॉल ऑफ द बर्लिन वॉर। जिसके बाद क्या हुआ, जो आपका कोल्ड वॉर था, कहा जाता है कि बर्लिन वॉल के गिरने के बाद आपका कोल्ड वॉर एंड हो जाता है। फिर 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। फिर आपका अगला आता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, ने एक रिपोर्ट लाई 1972 में, जिसका टाइटल था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। जो आपकी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर थी वर्ल्ड लेवल पे, वो आपके कैपिटलिस्ट कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज़ के फेवर में ज़्यादा थी। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने डिमांड की न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। ठीक है। फिर अगला बात आती है एनपीटी की। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था अभी कुछ देर पहले, एनपीटी अलाउ करती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को ही कि वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखें, बट बाकी जिन कंट्रीज़ के पास ये नहीं है उनको वो क्रिएट करने से रोकती है। ये 1970 में लाई गई थी और 1995 तक ये एक्सटेंडेड थी। फॉल ऑफ बर्लिन वॉर, हम लोगों ने अभी बात की। यूएस, बर्लिन, जर्मनी, सभी को पता है दो पार्ट, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो जब बात आती है कि 1961 में आपका जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक था ईस्ट बर्लिन, एक था वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन यूएसएसआर के डोमिनेंस में था और वेस्ट बर्लिन यूएसए मीन्स अमेरिका के डोमिनेंस में था। तो इस वजह से ये जो दो ब्लॉक्स थे ये आपको दिखाते थे कि आपका जो दुनिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ब्लॉक आपका सोवियत संघ का है, दूसरा पार्ट आपका अमेरिका का है। तो फाइनली ये जो दीवार रहती है ये 28 सालों के गैप के बाद 9 नवंबर 1989 को गिरा दी जाती है और जो आपका ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी था वो मिल करके वापस से जर्मनी बन जाते हैं। ये सिंबॉलिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था। तो और इस घटना के बाद ही कहा जाता है कि ये एक तरीके से संकेत था कि यूएसएसआर का पतन हो चुका है और जो आपका यूएसए है वो एक सुपर पावर बन चुका है। फिर बात आती है गोर्बाचेव की। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं और वो यूएसएसआर में रिफॉर्म्स की बात करते हैं। यूएसएसआर को वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि यूएसएसआर
अपनी इकोनॉमी को क्लोज करे, उसमें लोगों को कुछ लिबरल, कुछ फ्रीडम दी जाए, कुछ लिबर्टी दी जाए। बट इससे होता क्या है कि जितने भी अलग अलग पार्ट्स थे रशिया के, उनके बीच में जो कुछ भी असंतोष था, जो भी पार्ट्स डिससेटिस्फाइड थे, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर लिया। उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो बेसिकली गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स लाए थे रशिया को डेवलप करने के लिए, इन्हीं रिफॉर्म्स ने रशिया को तोड़ दिया अराउंड 12 ब्लॉक्स में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यूएसएसआर का विखंडन हो जाता है, यूएसएसआर ब्रेक हो जाता है पार्ट्स में, और अलग अलग छोटे छोटे आपके पार्ट्स हो जाते हैं। बाद में ये जितने भी स्टेट्स होते हैं ये मिल करके एक यूनियन बनाते हैं जिसका नाम रहता है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और जिनमें सबसे बड़ा जो पार्ट आपका होता है वो होता है रशिया का, जो कि आज भी एक बहुत ही बड़ा देश है, और ये एक तरीके से यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करता है, जिसके आपके रिसेंट के लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन। तो यूएसएसआर के पतन के बाद एकमात्र आपका जो सबसे बड़ी शक्ति बच जाती है वो रहती है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो क्या क्या नए नए इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि अब यूएस का विरोध करने के लिए कोई भी पावर नहीं बची है। तो स्टार्टिंग होती है 1990 से, जबकि इराक ने जब कुवैत पे हमला किया तो यूनाइटेड नेशन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया, और इस हमले का जो लीडरशिप किया वो अमेरिका ने किया। उसने इराक पे हमला किया और वहाँ पे चीज़ों को दबाया। इससे क्या पता चला कि जो हमारा अमेरिका है वो अदर कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को अफेक्ट कर सकता है, उनको डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, फिर बात आती है 9/11 की। 11 सितंबर 2001 19 हाईजैकर्स ने मिल करके यूएसए में हमला किया, उसकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, और सिग्निफाई होता है कि यहाँ पे अदर पावर्स भी हैं जो कि अमेरिका के डोमिनेंस को क्या दे रही हैं, चुनौती दे रही हैं। ठीक है, इराक इन्वेशन हम लोगों ने देखा। तो बेसिकली यूएस, आज के समय की बात करें तो यूएस एक बहुत ही बड़ा पावर है जिसको खुली चुनौती देना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। तो बात आती है हेजेमनी का क्या मतलब है। हेजेमनी आपका है, इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब एन इंटरनेशनल सिस्टम विथ ओनली वन सेंटर ऑफ पावर। हेजेमनी सिंपल सा टर्म लीजिए, सर्वोच्चता। मीन्स कुछ लोग खड़े हैं, उनमें से जो सबसे पावरफुल पर्सन है तो कहा जाएगा कि उसकी हेजेमनी, उसका डोमिनेंस है। तो हेजेमनी मीन्स डोमिनेंस। फिर आता है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द अर्ली 1990s, 1990 में जब बाइपोलर स्ट्रक्चर ख़त्म होता है तो सभी को पता है कि जो आपका एक सेंट्रल बचा है वो क्या है, अमेरिका बचा है, अमेरिका की डोमिनेंस है। बट उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने कोशिश किया कि अगर हमको किसी भी एक पावर को डोमिनेंस करने से रोकना है तो हमको अलग अलग पावर ब्लॉक्स बनाने होंगे, अलग अलग सेंट्रल ऑफ पावर बनाने होंगे। तो इसकी शुरुआत होती है यूरोपियन यूनियन से, जो कि 1957 में क्रिएशन होती है। ठीक है, एज अ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको बाद में एक्सटेंड करके कहा जाता है यूरोपियन यूनियन इन 1992। तो यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कब हुई, 1957 में, बट उस समय उसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। बाद में इसी का नाम बदल के हो गया यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1992 में। क्या यूके यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, तो आप कहोगे नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है ब्रेक्जिट, तो उसी से रिलेटेड है। फिर आपका एक अगला इम्पॉर्टेंट आपका एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो आता है आसियान। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ब्रुनेई, वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार, कंबोडिया, इन सभी ने आसियान में शामिल हुए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो बात आती है आसियान की, तो आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई 1967 में। इसके कुल सदस्य कितने हैं, 10 हैं। और ये किस
संधि के तौर पर हुआ, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इन दो, एक हो गया आपका EU, एक हो गया आसियान, इनका क्रिएशन की डेट, इनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, इन दोनों को आप लोग बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। आसियान का मैंने बता दिया कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, 10 हैं। EU के टोटल कितने मेंबर्स हैं, इनको आप लोग बिल्कुल से देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर बात आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अपना एक अच्छा खासा प्रभुत्व रखते हैं, डोमिनेंस रखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले आता है आपका IMF। इसके टोटल मेंबर्स हैं 184। ठीक है, और US इसमें एक बहुत ही मेजर पार्ट रोल करता है। 17.4% वोटिंग राइट्स का इसमें डोमिनेंस है। इसलिए कहा भी जाता है, एलिगेशंस भी लगते हैं कि IMF USA के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को लेके चलता है। फिर आपका अगला आता है वर्ल्ड बैंक 1945 के बाद इसका क्रिएशन होता है। ये आपकी जितनी भी कंट्री होती हैं इनको क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एक अगला सबसे इम्पोर्टेंट UN। इसके बाद आता है इसकी क्रिएशन, आप सभी को पता है, इसकी डेट आप लोग बिल्कुल बताइएगा, इसकी क्रिएशन कब हुई थी। ठीक है, इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। पहला आपका है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, फिर आता है आपका जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 आपके क्या होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि कुछ सालों के लिए सेलेक्ट होते हैं। बात आती है जनरल असेंबली की, तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल 192 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो टोटल UN के कितने पार्ट्स हो गए, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है WTO सेटअप होता है 1995। किस एग्रीमेंट के थ्रू, तो GATT एग्रीमेंट के थ्रू, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसके टोटल 150 मेंबर्स रहे हैं। ठीक है, फिर आपका एक अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है IAEA। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1957 में। ठीक है, ये बेसिकली आपका एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड एजेंसी है जो कि रेगुलेट करती है कि वर्ल्ड के जितने भी न्यूक्लियर पावर्स है या न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, आखिर उनकी क्या एक्टिविटी चल रही है, कितना उनके पास स्टोरेज है, कितने उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन IAEA रखता है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है। फिर आपका अगला आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एक NGO है जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी एक NGO है जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जितने भी मामले होते हैं उनके खिलाफ बात करती है। फिर बात आती है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की। तो एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट समिट्स हैं, इनमें से मैंने बेसिकली 3 जो आपके इम्पॉर्टेंट समिट्स हैं उनको लिया है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका रियो समिट 1992 में। इस समिट को एक और नाम से बोला जाता है जो कि है अर्थ समिट। इसको आप लोग बिल्कुल से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो रियो समिट, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, इसकी ये हुआ था 1992 में। और इस समिट के बाद UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई। ठीक है, एक हो गया आपका रियो समिट। फिर जो आपका अगला इम्पॉर्टेंट समिट है वो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ठीक है, इस क्योटो प्रोटोकॉल की सबसे इम्पॉर्टेंट जो थीम रही है वो ये है ग्रीन हाउस गैसेस को, जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, उनको रोकना। इसके लिए जो आपकी समिट है वो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। फिर जो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो है पेरिस एग्रीमेंट 2015 का। ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए ही था। तो बेसिकली इन 3 समिट्स के आपको नाम याद रखने हैं, इनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली इन 3 को तो आप बिल्कुल से देख के जाइएगा। फिर बात आती है ग्लोबलाइजेशन की, जो कि हमारा अगला और सबसे लास्ट टॉपिक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, मीन्स
हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे कल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो आइए क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन से ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो बात आती है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या एक प्योरली इकोनॉमिक फिनोमेना है, या फिर ग्लोबलाइजेशन 1991 से ही स्टार्ट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन इज द सेम थिंग एज वेस्टर्नाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन चीज़ों को, जितने भी अलग अलग पार्ट्स है उनसे लोगों को जोड़ता है, केवल ट्रेड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, रिलीजियस हो गया। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ग्लोबलाइजेशन है क्या, ठीक है। फिर मैं आपको उसमें आंसर्स बताऊंगा कि आखिर इसके सही आंसर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल से देख के बताइएगा, क्योंकि बेसिकली बात आती है कि हम खुद कितना एफर्ट डाल रहे हैं। आप जब चीज़ों को सर्च करोगे, उनके बारे में रिसर्च करोगे, तो आपको और भी नई चीज़ें मालूम पड़ेंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल से हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा बंदा जो कि नॉलेज पर्पज़ से भी इस वीडियो को देखता है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है। तो अगर आपने ये 1 घंटा या 45 मिनट 50 मिनट्स इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं ज़रूर से कहूँगा कि आपके नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा। नया जानना बहुत ज़रूरी है, अपने नॉलेज को इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। So thank you everyone, thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe and comment your feedbacks. Your feedbacks are very important for me. Okay, so thank you so much. Thank you.